बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या आपको अकेले अप्लाई करना चाहिए या फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए। ये एक सवाल है जो तकरीबन सभी क्लाइंट आते हैं तो सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं। तो मैं उनका जो प्रोफाइल है वो देखता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है मैं उनसे लेके फिर मैं उनको बताता हूँ कि आप अकेले अप्लाई करें या फैमिली के साथ अप्लाई करें। देखें, इसमें बड़े फैक्टर मैटर करते हैं। खाली ये नहीं कि आप को किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं और वो बोले कि भाई फैमिली के साथ अप्लाई करें तो आपका वीज़ा 100% लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे जब भी आप किसी के पास जाएं कि आपको फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या सिंगल वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जब आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी होती है, अगर तो आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं बीवी बच्चों के साथ, तो फिर आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और तुर्की इन ममालिक का जो सफ़र करें तो तब आप अपनी फैमिली को इंक्लूड करें। सभी फैमिली में मेंबर को अगर नहीं इंक्लूड कर सकते, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो आप एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ ट्रैवल करें। अगर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए अगर आपका एम है कि आपने किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा लेना है तो। और उसके अलावा अगर आपने किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, जैसा कि आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, कनाडा का करना है और यूएसए या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है, तो तब आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ आप देखें कि आप अगर किसी बड़े मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी आपकी फैमिली के साथ कैसी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर तो आपकी फैमिली के साथ अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करें। उस सूरत में भी मैं ये कहता हूँ कि अगर बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी कि अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो उससे पहले आप यूके ट्रैवल कर चुके हैं या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, ये जो 5 आई कंट्रीज़ हैं इनमें से किसी एक कंट्री का वीज़ा आप ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं और वापस आए हैं इन टाइम, तो आप कनाडा का वीज़ा अगर फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें एक नुकसान ये ज़रूर होता है कि वीज़ा अफसर ये ज़रूर सोचता है कि ये फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई हो रहा है, तो इसमें आपके जो सोशल टाइज़ हैं वो पाकिस्तान में वीक हो जाते हैं। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि आपके सोशल टाइज़ जो मेन चीज़ होती है, आपको वीज़ा अफसर को किसी भी कंट्री का आप जब वीज़ा लेते हैं तो वो देखता है कि भाई इसके सोशल टाइज़ कैसे हैं, इसके इकोनॉमिक टाइज़ कैसे हैं। उसमें सोशल टाइज़ में आ गया आपके माँ बाप आ गए, आपके बहन भाई, आपके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर हैं, बीवी हो गई, बच्चे हो गए, और जो आपके इकोनॉमिक टाइज़ हैं उसमें आपका बिज़नेस हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपका बैंक बैलेंस हो गया। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ सबसे ज़रूरी होती है वो होती है आपके सोशल टाइज़। सोशल टाइज़ में आपकी फैमिली आती है, क्योंकि बिज़नेस आपका कितना भी अच्छा हो, उसके अलावा प्रॉपर्टियाँ जितनी भी हो, बैंक बैलेंस जितना भी हो, प्रॉपर्टी को सेल करते या बिज़नेस को वाइंड अप करते या आपको जो बैंक बैलेंस है उसमें आपका पैसा निकालते हुए टाइम नहीं लगता। लेकिन मेन चीज़ होता है आपकी फैमिली। जो सबसे मेन चीज़ मैटर करती है वो करती है आपकी फैमिली, और वो सबसे स्ट्रांग सोशल टाइज़ होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आपने वीज़ा फ़ाइल करना है, अगर आपके इकोनॉमिक टाइज़ बहुत स्ट्रांग हैं तो, और आपने किसी अच्छी कंट्री का विज़िट ऑलरेडी फैमिली के साथ किया है, तो तब आप अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं। हम बहुत सी फैमिलीज़ का अप्लाई करते हैं, उनको वीज़े मिलते हैं और वो ट्रैवल करके वापस आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपके जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो फिर आप अवॉइड करें कि आप पूरी फैमिली का जो है वो वीज़ा अप्लाई ना करें। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली के साथ ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर भी आप अवॉइड करें कि आप पूरी फैमिली का वीज़ा अप्लाई ना करें। हाँ, यूएसए में हमने ये देखा है कि यूएसए में हमने बहुत सी फैमिलीज़ का अप्लाई किया है, तो उसमें फैमिलीज़ को वीज़ा मिलता है, चाहे उनकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और चाहे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी।
यूएसए की जो मैं हमेशा बात करता हूँ, यूएसए का वीज़ा आपको मिलता है आपकी लक पे। वो कोई आपके डॉक्यूमेंट नहीं देखते हैं, कोई आपको मतलब कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, मुख्तसर से सवाल करते हैं, डॉक्यूमेंट भी नहीं देखते और कभी कभी तो पूरी फैमिली को भी दे देते हैं, चाहे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो ना हो। ये मैं वो बात करता हूँ जो हमारे थ्रू क्लाइंट ने की। मार्केट में क्या चल रहा है उसका आपको सिर्फ अंदाजे से बता सकते हैं कि भाई मार्केट में ये चल रहा है। मैं बात करता हूँ जो हमारा जो फैक्ट होते हैं, जो हमारे क्लाइंट के साथ आप बीती होती है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि भाई हमने अप्लाई किया तो उसका ये नतीजा निकला, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मेरा काम है आपको बता देना, ताकि आपका जो डिसीजन है आप करने में आसानी हो। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर पूरे पाकिस्तान में हैं, यूएई में हैं, पूरी दुनिया में ही हैं और काफ़ी सालों से हैं जो मुझे रेगुलर मैसेजेस करते रहते हैं, ईमेल करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे बात होती रहती है। तो मैं ओवरऑल जो सिनेरियो होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आप ख़ुद डिसाइड करें कि आपके केस में आपके लिए क्या चीज़ बेटर है। तो पाकिस्तान से अगर आपने अप्लाई करना है, फ़र्ज़ करें शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपकी थाई, मलेशिया, सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री है वाइफ के साथ, तो आप वाइफ के साथ अप्लाई करें। बच्चों को छोड़ के अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो एटलीस्ट आपके जो सोशल टाइज हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद एक दफ़ा आप ट्रैवल करके आ जाएं, दूसरी दफ़ा आप फैमिली के साथ ट्राई कर सकते हैं, जो बाकी आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जब आपने वीज़ा फ़ाइल करना है। तो वीज़ा फ़ाइल करने से पहले ये फैक्टर आप जहन में रखें। आपका केस जहाँ पे फिट होता है उसके मुताबिक आप अपना डिसीजन करें, कंसल्टेंट की बातों में ना आए। क्योंकि जब आपने अकेले ने अप्लाई करना है तो उसने एक बंदे की फ़ीस लेनी है, जब आपने पूरी फैमिली का अप्लाई करना है तो उसने पूरी फैमिली की फ़ीस लेनी है। तो अपनी फ़ीस के चक्कर में बहुत से लोगों का जो प्रोफाइल है वो ख़राब कर देते हैं इमिग्रेशन में। तो इसलिए आपने बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना है और जब भी डिसीजन करना है तो ये कुछ फैक्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये फैक्टर आप जहन में रखें, ये फैक्टर आपको काम आएंगे। कि जो मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, अगर आपका बजट इतना है तो आप इन कंट्रीज़ में फैमिलीज़ के साथ ज़रूर ट्रैवल करें। इसमें आपकी जो पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री है वो बन जाती है और ये ऐसे ममालिक हैं जो फैमिलीज़ को वीज़ा आराम से दे देते हैं, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं होती। हाँ, पिछले दिनों की अगर बात करें तो सिंगापुर से काफ़ी रिजेक्शन थी, लेकिन अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके अप्लाई करते हैं, अच्छे ड्रॉप बॉक्स से अप्लाई करते हैं तो होपफुली आपका जो वीज़ा है वो मिल जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बाकी बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी जब हम इन ममालिक का सफ़र करते हैं तो वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलती। तो एंट्री भाई, अगर आप के पास पेड होटल बुकिंग है इन तमाम ममालिक की, उसके अलावा रिटर्न टिकट है और आपके पास इनफ फंड है तो आपको एंट्री ज़रूर मिलती है। चाहे पाकिस्तान से आप जाएं, चाहे आप सिंगापुर, मलेशिया या थाईलैंड में जब आप जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो एंट्री देते हैं, क्योंकि उनकी जो इकानमी है चलती ही टूरिज़्म की बेस पे है। तो ऐसा कोई सीन नहीं कि आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग भी है, रिटर्न टिकट भी है और आपको वो एंट्री ना दें। ये सीन उन लोगों के साथ होता है जिनमें से इन तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो, यानी कि आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग नहीं है तो आपको पाकिस्तान में भी डेफिनेटली वो पूछेंगे कि आपकी पेड होटल बुकिंग किधर है। उसके अलावा फिर आपको अगर सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं तो ये दो ममालिक ज़रूर पूछते हैं कि आपकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग है कि नहीं, आपके पास कितने पैसे हैं। तो अगर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।